Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो हमने फूरियर सीरीज डिस्कस किया था, फूरियर सीरीज के साथ फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या कनेक्शन है एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब इसका बेसिकली यूज क्या है, फिजिक्स में हम कहाँ पे यूज करते हैं। ऑलरेडी में भी आप लोगों ने क्वांटम में पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में फूरियर सीरीज का यूज किया जाता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। तो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन लिखे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक में अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। बेसिकली दो डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द बुक्स में यूज किए जाते हैं, डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2। ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट या सेकंड डेफिनेशन बोलने का ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। इसी में अपने मतलब समझने, मतलब याद रखने का आसानी के लिए मैंने जस्ट फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन बोला है। आप इंटरचेंज भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन होता है। मैंने अपने हिसाब से 1-2 डेफिनेशन सिर्फ नंबरिंग किया है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन कोई स्टैंडर्ड नंबरिंग है, ठीक है। इस बाद में जो मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला जो है वो डेफिनेशन 1 है, ये फॉर्मूला जो है वो डेफिनेशन 2 है, तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर रेफरेंस पर्पस मैं यहाँ पे डेफिनेशन 1-2 ये यूज कर रहा हूं। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे सो इट विल बी जी ऑफ ओमेगा, और जो जी ऑफ ओमेगा है इसका अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एफ ऑफ टी। तो हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जी ऑफ ओमेगा, एंड जी ऑफ ओमेगा का अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो एफ ऑफ टी वापस आ जाएगा। तो क्या क्या डेफिनेशन यूज होता है देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग, ये आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको फर्स्ट डेफिनेशन बोल रहा हूं बिकॉज इसी का यूज ज्यादा होता है इस डेफिनेशन का। फंक्शन कैपिटल एफ का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा जी ऑफ ओमेगा, एंड जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं। एंड जी ऑफ ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो देखिए एफ इनवर्स, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो जी ऑफ ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ ऑफ टी वापस आएगा, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये है, दिस इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ ओमेगा, तो एफ ऑफ टी वापस आएगा। तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग फूरियर और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन 2 की बात करें, डेफिनेशन 2 में देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस। डिफरेंस सिर्फ किस पार्ट में है, फर्स्ट डेफिनेशन में यहां पे फंक्शन के साथ जो एक्सपोनेंशियल है वो है e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और इसमें क्या है e टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी। तो इसमें डिफरेंस है, नोटिस कीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन में e टू द पावर माइनस आयोटा यूज किया गया है, और सेकेंड डेफिनेशन में e टू द पावर प्लस आयोटा यूज किया गया है, ठीक है। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें, डेफिनेशन 1 में इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है e टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी, और डेफिनेशन 2 में माइनस यूज किया गया है। ये सिर्फ चेंज है। देखिए
यहाँ पे e टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है। आप यहाँ पे एक चीज आई थिंक ये फॉर्मेट से समझ सकते हैं, यहाँ पे e टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी है। अब ये जो t और ओमेगा है उसका लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप प्लस वाला डेफिनेशन यूज करो या माइनस वाला डेफिनेशन यूज करो, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी प्लस माइनस साइन का डिफरेंस हो सकता है। सपोज किसी ने डेफिनेशन 1 यूज किया और किसी ने डेफिनेशन 2 यूज किया, तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में देखा जाता है मेनी रिजल्ट सेम आते हैं। मतलब जब आप किसी फूरियर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, किसी ने डेफिनेशन 1 यूज किया, किसी ने डेफिनेशन 2 यूज किया, दोनों में रिजल्ट मेनी केसेस में सेम आते हैं। कुछ केसेस में प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आएगा ये मैं डिस्कस करूंगा, बट जो मैं बताना चाहता हूं, देयर आर मेनी फंक्शंस जिनके लिए आप डेफिनेशन 1 ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो या डेफिनेशन 2 ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो g ऑफ ओमेगा आएगा वो सेम आता है। देयर आर मेनी फंक्शंस। और रिमेनिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है। बट ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन 1 यूज कीजिए या डेफिनेशन 2 यूज कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो सेम है। डेफिनेशन 1 यूज कीजिए या डेफिनेशन 2 यूज कीजिए, जो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो सेम है। ठीक है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन सेम है एंड उससे जो सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगा वो भी सेम है। क्लियर? ठीक है, तो डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 दोनों यूज किए जाते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में कौन सा डेफिनेशन गिवन है, जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। अगर डेफिनेशन गिवन नहीं है तो आंसर किसी एक के हिसाब से ही होगा, डोंट वरी। अगर डेफिनेशन गिवन नहीं है तो आंसर किसी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। और जैसे मैंने बताया, डेफिनेशन 1 और 2 में क्या आएगा, एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है। तो क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन नहीं भी गिवन है, अगर आप कोई भी एक डेफिनेशन यूज करते हैं तो आपको आइडिया तो लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बिकॉज रिजल्ट में डिफरेंस क्या आता है, प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आता है। तो अगर आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो, आपको आइडिया तो लग जाएगा कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली डेफिनेशन गिवन होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में आइदर डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन 2 यूज किया जाता है। इन सम टेक्स्ट बुक और भी थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन यूज किया जाता है। कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, बिकॉज उनसे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो सेम रहता है। आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो। तो इन सम टेक्स्ट बुक्स ये डेफिनेशन 3 और डेफिनेशन 4 भी यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है नोटिस कीजिए। डेफिनेशन 3 जो है वो डेफिनेशन 1 जैसा ही है। जो डेफिनेशन 3 है इट इज सिमिलर टू डेफिनेशन 1, सिर्फ एक स्मॉल डिफरेंस है। सिमिलर मैं क्यों बोल रहा हूं, सिमिलर मैं इस सेंस में बोल रहा हूं, देखिए यहां पे भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी यूज किया गया है और इनवर्स में क्या यूज किया गया है, e टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी, जस्ट लाइक डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 1 में भी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें e टू दी पावर माइनस आयोटा यूज किया गया था और इनवर्स में e टू दी पावर प्लस आयोटा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दिस इज सिमिलर टू डेफिनेशन 1। डिफरेंस सिर्फ क्या है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, स्लाइड पीछे स्लाइड में देखिए, यहां पर फूरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन के बाहर कोएफिशिएंट क्या था, 1, और इनवर्स में कोएफिशिएंट क्या था, 1/√2 पाई। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या था डेफिनेशन में, 1 और 1/2 पाई। मैं आगे जा रहा हूं, जो डेफिनेशन 3 है उसमें कोएफिशिएंट क्या है, 1/√2 पाई
1/√2π। ये कोइफिशिएंट डिफरेंट है। डेफिनेशन 1 में कोइफिशिएंट क्या था? डेफिनेशन 1 में यहाँ पे कोइफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 1/2π था। डेफिनेशन 3 में यहाँ पे 1/√2π, यहाँ पे √2π। ये है। बाकी ये जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। और अगर हम, जैसे मैंने बोला, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज किया जाता है। ये कुछ देर बाद हम इसका फिजिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मली यही डेफिनेशन यूज किया जाता है, दोनों में 1/√2π, √2π। दिस इज यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये डेफिनेशन 1 जैसा ही है, बट यहां पे जो कोइफिशिएंट है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। दिस डेफिनेशन इज यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज उसमें भी ये फैक्टर रहता है 1/√2π, 1/√2π। ठीक है। अब डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 3 की अगर बात करें, डेफिनेशन 1 और 3 में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? एक कोइफिशिएंट का डिफरेंस आएगा। डेफिनेशन 1 और 3 में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? ये कोइफिशिएंट डिफरेंट होगा। दोनों में जो ये इंटीग्रैंड है वो सेम है, तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट से जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम ही होगा इस पार्ट से जो रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। इस पार्ट से जो रिजल्ट आएगा वो सेम है, डिफरेंस सिर्फ किस पार्ट में होगा? इस कोइफिशिएंट में डिफरेंस होगा। ओके। एंड डेफिनेशन 4 इज सिमिलर टू डेफिनेशन 2। इसमें भी सिर्फ कोइफिशिएंट का डिफरेंस है। तो डेफिनेशन 4 इज सिमिलर टू डेफिनेशन 2। डिफरेंस सिर्फ किस पार्ट में है? ये जो कोइफिशिएंट है। डेफिनेशन 2 में इस कोइफिशिएंट के बदले 1 था और इसके बदले 1/2π था। ये कोइफिशिएंट डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ये पार्ट सेम है। डेफिनेशन 2 के साथ इसका डिफरेंस किस पार्ट में है? जस्ट कोइफिशिएंट। डेफिनेशन 2 में यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1/2π था। इंटीग्रेंड तो सेम है। तो डेफिनेशन 2 यूज कीजिए या डेफिनेशन 4 यूज कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा एक्सेप्ट द कोइफिशिएंट। 2 या 4 में ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो सेम है। ओके। किसी ने क्वेश्चन किया है फिर कोइफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंस है? क्वांटम मैकेनिक्स में ये थर्ड डेफिनेशन इसलिए यूज किया जाता है, ये कोइफिशिएंट बेसिकली फंक्शन को नॉर्मलाइज बनाता है। जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जो वेव फंक्शन से वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे जब हम किसी वेव फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो वेव फंक्शन अगर पहले नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। ये कोएफिशिएंट बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जब आप वेव फंक्शंस में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, दिस कांस्टेंट्स आर रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स। ठीक है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेसिफिकली ये डेफिनेशन यूज किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही होता है। तो दीज आर रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये जो कोएफिशिएंट्स है। बाकी फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई चेंज नहीं आता, मतलब साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम रहेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब अगर डेफिनेशन 1 में साइन फंक्शन आ रहा है तो डेफिनेशन 2, 3, 4 में भी साइन फंक्शन ही आएगा। डेफिनेशन 1 में अगर गाउशियन फंक्शन आ रहा है तो डेफिनेशन 2, 3, 4 में भी गाउशियन फंक्शन ही आएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी चेंज नहीं करता। सिर्फ मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है या ये कोएफिशिएंट का डिफरेंस आ सकता है, प्लस माइनस साइन का या कोएफिशिएंट का। अदरवाइज जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो कोई भी डेफिनेशन आप यूज करो सेम होगा। 1, 2, 3, 4 कोई भी डेफिनेशन यूज करो, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद जी ऑफ ओमेगा का जो नेचर होगा, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, साइन कोसाइन गाउशियन डिराक डेल्टा जो भी है वो सेम रहता है। सिर्फ प्लस माइनस साइन का चेंज हो सकता है या कोएफिशिएंट का चेंज हो सकता है।
और सिंस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम है, इसीलिए उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है या उससे सिस्टम के बारे में जो इंफॉर्मेशन पता चलता है वो सेम होता है। आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो। इसलिए जो 4 डेफिनेशन बताए गए हैं इसमें गलत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं जो डेफिनेशन 1 सही है तो बाकी गलत हो जाएंगे। चारों सही हैं। चारों में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आता है वो सेम है, सिर्फ प्लस माइनस साइन का या कोइफिशिएंट का डिफरेंस हो सकता है। और जैसे मैंने बोला, जो कोइफिशिएंट है वो बेसिकली क्या करता है, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पार्ट में? एनीवन? तो नेक्स्ट ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। So please try this question and use the first definition. जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट डेफिनेशन बताया गया उसको यूज करके ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए। तो फंक्शन ये गिवन है, यू कैन चेक। फंक्शन 3 डिफरेंट रेंज में गिवन है। -1 से 0 में ये फंक्शन है, 0 to 1 में ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन इज 0। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट डेफिनेशन यूज कीजिए। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t which is g of omega बेसिकली, और फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f of t e to the power -iota t dt। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। नाउ बेसिकली जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 2 पार्ट से आएगा, एक -1 to 0 और दूसरा 0 to 1। तो -1 to 0 इसमें फंक्शन क्या है, -1 + t। सेकेंड इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 में फंक्शन क्या है, t - 1 e to the into e to the power this। बाकी में क्या है, फंक्शन 0 है तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस रीजन में फंक्शन नॉन जीरो है उसी रीजन में नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा, जिस रीजन में फंक्शन नॉन जीरो है उसी में नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए और बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। सो अगर हम बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं तो माइनस को बाहर ही रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 + t इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। प्लीज चेक, सेकेंड पार्ट आएगा
बीच में तो माइनस होता है, तो इस पार्ट का 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो नीचे आएगा माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर। लिमिट है -1 to 0। एंड सेकेंड पार्ट ऐसे बाई पार्ट्स अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा। सेकेंड पार्ट में 2 बार इंटीग्रेशन है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। लिमिट है 0 to 1। जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस कीजिए। आई थिंक एवरीवन ये आ रहा है ना बाई पार्ट्स करने के बाद, रूल अप्लाई करने के बाद। जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस कीजिए। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अगर आप अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा -1 अपॉन आयोटा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। अपर लिमिट क्या था? 0। अपर लिमिट 0 रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना था? -1 तो 0 प्लस e टू दी पावर आयोटा ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट में। ऐसे सेकंड पार्ट में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेकंड पार्ट में अपर लिमिट क्या है? 1। तो अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आयोटा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ना जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ टर्म्स कैंसिल करेंगे। ठीक है, एक तो ये टर्म कैंसिल करेगा, ये प्लस के साथ आएगा, बाहर माइनस है ना, और ये कैंसिल कर जाएगा। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, दिस एंड दिस, एंड 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। Let's check it। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्लस e टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा, ये कॉस के फॉर्म में चला आएगा। एंड सेकंड पार्ट ये ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो जाएगा, -2 बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर इज 2 बाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाएगा दोनों से, इनटू cos ओमेगा -1 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। जस्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन का यूज किया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके ये रिजल्ट पता किया। प्लीज चेक एवरीवन। बी केयरफुल अबाउट द साइंस। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे, बिकॉज आयोटा स्क्वायर है वो भी -1 होगा, साथ में भी कुछ माइनस प्लस है, तो बी केयरफुल अबाउट द साइंस। अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आप गलत टर्म कैंसिल कर देंगे, तो गलत रिजल्ट ही आएगा।
तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी ने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है? Sir, so what does omega here represent? बेसिकली ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। Okay, basically we are converting from time domain to frequency domain. यस। Yes. एनी अदर क्वेश्चन? सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस वन। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में मे भी आप लोग अगर फर्स्ट डेफिनेशन यूज ना करके सेकंड डेफिनेशन यूज करते तो कुछ प्लस माइनस में चेंज आ सकता था। इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट डेफिनेशन यूज करो या सेकंड डेफिनेशन यूज करो, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। यू कैन चेक इट। कुछ लोग फर्स्ट डेफिनेशन यूज कीजिए, कुछ लोग सेकंड डेफिनेशन यूज कीजिए, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है। इसे फंक्शन क्या है? फंक्शन है e टू द पावर माइनस a मॉड t। ये जो फंक्शन है इसको बोला जाता है टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। जैसे नॉर्मली हम एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन पढ़ते हैं e टू द पावर माइनस ए टी, वो वन साइडेड डिकेइंग फंक्शन होता है। इट इज टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। इसको टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन किस सेंस में बोला जा रहा है? देखिए, जो मॉड टी है, मॉड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड टी इज इक्वल टू प्लस टी when t is positive and mod t is equal to minus t when t is negative. तो mod t equal to plus t when t is positive and mod t equal to minus t when t is negative. ये होता है। ठीक है ना। ये डेफिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो आप देखिए ये फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा। f of t is equal to e टू दी पावर माइनस ए टी, मॉड ऑफ टी, मॉड टी के बदले प्लस टी जब टी पॉजिटिव है, और टी जब नेगेटिव है तो मॉड टी के बदले माइनस टी होगा, माइनस माइनस प्लस। तो टी नेगेटिव में आएगा e टू दी पावर प्लस ए टी। लिख सकते हैं ना। अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन ना हो, फंक्शन का ग्राफ गिवन हो, और वहां से बोला जाए ये जिस फंक्शन का ग्राफ है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव एक्स के लिए क्या है? पॉजिटिव टी के लिए, पॉजिटिव टी के लिए है e टू दी पावर माइनस ए टी। पॉजिटिव टी के लिए है e टू दी पावर माइनस ए टी। तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। लाइक दिस।
एंड टी नेगेटिव के लिए क्या है, टी नेगेटिव के लिए है e टू द पावर प्लस ए टी। तो e टू द पावर प्लस ए टी मतलब नेगेटिव रेंज ऑफ t के लिए विल लुक लाइक दिस। ये एक ही जगह पे मीट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट सेम। और t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है 1। t इक्वल टू 0 है बेसिकली, जहां पे दोनों कर्व्स मीट करेंगे, दिस इज वैल्यू इज 1। सो ग्राफ लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन क्यों बोला गया है, देखिए टू साइडेड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन इसलिए बोला गया है, देखिए अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, t इक्वल टू 0 पे, आप t इक्वल टू 0 के राइट में मूव कीजिए या t इक्वल टू 0 के लेफ्ट में मूव कीजिए, ये दोनों एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है 0 पे 1, तो 0 से हम राइट की तरफ मूव करेंगे तब भी ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, और t इक्वल टू 0 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तब भी ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। सो इट इज टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू आता है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 के राइट में मूव करेंगे तब भी एक्सपोनेंशियल डीके, लेफ्ट में मूव करेंगे तब भी एक्सपोनेंशियल डीके। सो टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन बोला जाता है। और ये पर्टिकुलर फंक्शन आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी इनके साथ डील करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल। वन डायमेंशनल अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म है v ऑफ x इज इक्वल टू माइनस v नॉट डिराक डेल्टा x। इसके बारे में डिटेल्स में आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इस सिस्टम के लिए जो एनर्जी आइगन स्टेट होता है, एनर्जी आइगन स्टेट मतलब जिसमें पार्टिकल का एनर्जी प्रिसाइजली डिफाइंड है, एनर्जी आइगन स्टेट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a, ठीक है, a इंटू e टू द पावर माइनस k मॉड x। एनर्जी आइगन स्टेट लुक्स लाइक दिस। k और कैपिटल A का वैल्यू कितना है वो तो आप पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। यहां पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल में जो वेव फंक्शन है इसका फॉर्मेट और जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस फंक्शन का फॉर्मेट देखिए सेम है। यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, पोजीशन स्पेस है ये, तो x वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को भी क्या बोला जाता है, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। और इस फंक्शन का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, ये भी आप क्वांटम में पढ़ेंगे। ये क्या है, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, और इस फंक्शन का ग्राफ देखने में ऐसा ही होता है। ओके, किसी ने क्वेश्चन किया है व्हाई इट इज अट्रैक्टिव, बिकॉज यहां पे जो डिराक डेल्टा पीक आएगा वो x इक्वल टू 0 पे आएगा। जो डिराक डेल्टा पीक है वो x इक्वल टू 0 पे है, और अट्रैक्टिव इसलिए बोला गया है बिकॉज जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा पीक है उस पॉइंट पे पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। या भी इस ग्राफ से ही समझ सकते हैं, ये वेव फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मॉड साइज स्क्वायर, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखें, मॉड्यूलस ऑफ साइज स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इट विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। और पोटेंशियल का जो डिराक डेल्टा पीक है, ये डिराक डेल्टा पीक भी किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू 0 पे ही है। तो जहां पे पोटेंशियल में पीक प्रेजेंट है वहां पर उस रीजन के उस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है। ये तो ग्राफ से पता चल रहा है ना, इसका मैक्सिमम कहां पे है,
t इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, तो जहां पे वेव फंक्शन का मैक्सिमा होता है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट के आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो ये इसलिए इसको अट्रैक्टिव बोला जाता है बिकॉज पोटेंशियल का पीक जो है वो 0 पे है और इसी पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाएंगे। इसको ऐसे विजुअलाइज किया जाता है कि ये जो पोटेंशियल है ये पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज पोटेंशियल का पीक कहां पे है, x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 के आसपास ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। मतलब x इक्वल टू 0 के आसपास पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये पोटेंशियल जो है ये पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए x इक्वल टू 0 के अराउंड पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोला जाता है। बिकॉज जो पोटेंशियल का पीक है वो 0 पे है। रिपल्सिव बोला जाता अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता। जैसे यहां पे ये माइनस V0 है ना, ये माइनस V0 ना हो के अगर प्लस V0 होता, माइनस V0 हो ना हो के अगर ये प्लस V0 होता, तो उस केस में क्या होता, x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता रिलेटिव टू अदर पॉइंट्स, इसलिए तब उसको रिपल्सिव बोलते। तो अट्रैक्टिव का मतलब है पार्टिकल को पोटेंशियल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर पॉइंट्स। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब इस क्वेश्चन में भी आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। जो आपको ये वेव फंक्शन गिवन है, ये वेव फंक्शन किस स्पेस में है, पोजीशन स्पेस में। इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो मोमेंटम स्पेस या के स्पेस में चला जाता है। तो आपको बोला गया डिराक डेल्टा पोटेंशियल में जो वेव फंक्शन आया है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए। सेम आंसर होगा जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म यही होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका क्वांटम में भी यूज है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, मैं यहां पे सेकंड डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, फर्स्ट डेफिनेशन भी यूज करें तब भी सेम आंसर ही आएगा, यू कैन चेक। तो जो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी टू 0 में फंक्शन क्या है, e टू द पावर at इंटू जो डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है, सेकंड डेफिनेशन है इसलिए प्लस आयोटा ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम डेफिनेशन 2 यूज कर रहे हैं। और 0 टू इंफिनिटी में फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस at। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, दो एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है तो पावर में एडिशन चला आएगा और फिर लिमिट रिप्लेस कीजिए। फाइनल आंसर इज 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चेक इट, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पावर में एडिशन चला आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैलकुलेट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्लीज चेक, यू विल गेट दिस। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। राइट, फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड जैसा ही है, जस्ट एक कोएफिशिएंट में डिफरेंस है, इसलिए मैं थर्ड और फोर्थ की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं फर्स्ट और सेकंड को ही कंपेयर करूंगा, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो फर्स्ट और सेकंड जैसा ही है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में आंसर पता है तो थर्ड फोर्थ भी आप बता सकते हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एवरीवन गेटिंग दिस? ठीक है ना, ये जो आया है, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, जी ओमेगा है ये। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है जो ऑप्शन में, ऑप्शन जो है उसमें फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म ये गिवन ना हो, जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये गिवन ना हो, क्वेश्चन में ग्राफ गिवन हो, तो जी ऑफ ओमेगा का ग्राफ क्या होगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, बिकॉज ये भी हो सकता है जी ऑफ ओमेगा का ग्राफ पूछ लिया जाए, ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, फिजिक्स में बहुत जगह पे आता है जी ऑफ ओमेगा जो आया है। 1 सेकंड। तो जी ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या आया, जी ऑफ ओमेगा है 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फंक्शन है इसको बोला जाता है लोरेंजियन फंक्शन। ये जो नेचर, इसमें ओमेगा वेरिएबल है, इस फंक्शन का नाम है लोरेंजियन फंक्शन। ऊपर 2a होना जरूरी है, 2a तो कांस्टेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नीचे वाले पार्ट में है, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओमेगा इज द वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं लोरेंजियन फंक्शन, एंड लोरेंजियन फंक्शन लुक्स लाइक दिस। जी ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा, looks like this। थोड़ा सा इधर, फंक्शन लुक्स लाइक दिस। इसका जो ग्राफ है लोरेंजियन फंक्शन का ये है, जो पीक आया है वो ओमेगा इक्वल टू 0 पे है। यह फंक्शन देके आइडिया लगा सकते हैं, फंक्शन हमारे पास है दिस वन, तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 जी ओमेगा हैज मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, ओमेगा के बदले 0 रिप्लेस कर दीजिए, 2 अपॉन ए। ठीक है, 2 अपॉन ए। एंड एज ओमेगा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सो एज ओमेगा इंक्रीजेस और ओमेगा डिक्रीजेस फ्रॉम 0, तो 0 से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ओमेगा पॉजिटिव, और 0 से डिक्रीज करने का मतलब है ओमेगा नेगेटिव। तो ओमेगा 0 से डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, डिक्रीज करने का मतलब लुक एट द ग्राफ, अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 से राइट की तरफ जाते हैं तो ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज करने का मतलब हम राइट में मूव कर रहे हैं, और डिक्रीज करने का मतलब है हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे आप नोटिस करो, तो ये पार्ट है, अगर ओमेगा इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जो ओमेगा स्क्वायर है ये तो इंक्रीज ही करेगा ना। ओमेगा आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव होने का मतलब है जो फंक्शन जी ऑफ ओमेगा है
उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओमेगा आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और जी ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा स्क्वायर अगर इंक्रीज करता है तो जी ऑफ ओमेगा डिक्रीज करेगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू आप इसके राइट में मूव करो या लेफ्ट में मूव करो, दोनों तरफ फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। बिकॉज ओमेगा पॉजिटिव हो या ओमेगा नेगेटिव हो, ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है तो ओमेगा स्क्वायर इंक्रीज करने के साथ साथ जी ऑफ ओमेगा डिक्रीज करेगा, इधर भी डिक्रीज करेगा, इधर भी डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आता है ओमेगा इक्वल टू 0 पे, और ये मैक्सिमम वैल्यू है कितना, जो भी बताया गया 2/a। ओमेगा आपका पॉजिटिव हो या ओमेगा नेगेटिव हो, दोनों केस में ही फंक्शन का वैल्यू डिफरेंस है, डिक्रीज करेगा। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोरेंजियन और गाउशियन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ग्राफ देखने में सेम होता है, दोनों का FWHM डिफरेंट है, दोनों फंक्शंस का FWHM डिफरेंट होता है। FWHM मतलब फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। मैं लोरेंजियन के लिए कैलकुलेट करूंगा, सिमिलरली आप गाउशियन के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। गाउशियन और लोरेंजियन देखने में एक ही टाइप का लगता है अगर आप हाथ से ड्रॉ करते हैं, लेकिन दोनों का FWHM अलग होता है। FWHM मतलब फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा ना। यहां पे अगर आप नोटिस करें, ये डिक्रीज तो कर रहा है, और इसके बाद एज ओमेगा इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इंफिनिटी, ओमेगा अगर प्लस माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ओमेगा स्क्वायर जो है इट विल अप्रोच टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो अब बताइए ओमेगा अगर ओमेगा स्क्वायर अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओमेगा जब प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव इंफिनिटी तरफ अप्रोच करेगा। ओमेगा स्क्वायर अगर इंफिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है तो जी ओमेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। वो यहां से क्लियर है। ये अगर इंफिनिटी बन गया, समथिंग बाय इंफिनिटी 0 ही बनेगा। तो अब देख भी सकते हैं, लुक एट द ग्राफ, ओमेगा जब इंफिनिटी है तब ये फंक्शन 0 बनेगा, ओमेगा जब माइनस इंफिनिटी है तब भी 0 बनेगा। ओके, ठीक है। और जो FWHM की बात कर रहा था मैं, FWHM कैसे कैलकुलेट करेंगे, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। इसका फुल फॉर्म है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले हाफ मैक्सिमा कैलकुलेट कीजिए। पहले बताइए मैक्सिमा का वैल्यू कितना है 2/a, तो हाफ मैक्सिमा का मतलब 1/a। तो जी ऑफ ओमेगा इसका वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो जी ऑफ ओमेगा क्या है 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था तो 1/2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2/a। तो यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट नहीं कर सकते, किस ओमेगा के लिए हाफ मैक्सिमा आएगा, प्लीज कैलकुलेट। यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, अब कैलकुलेट करके देखिए, ये आपका आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस a।
इस कैलकुलेट सिंपल कैलकुलेशन, ओमेगा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ए। इसका मतलब है ओमेगा इक्वल टू प्लस ए और ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पे हाफ मैक्सिमा आता है। नाउ लुक एट द डायग्राम, जस्ट 1 सेकंड। तो 2/a है, हाफ मैक्सिमा कहां पे आएगा, यहां पर। हाफ मैक्सिमा मतलब इसका हाफ वैल्यू, तो हाफ वैल्यू कितना है 1/a। ये 1/a कहां पे आएगा, ओमेगा इक्वल टू ए। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू ए यहां पे कहीं पे होगा, दिस इज ओमेगा इक्वल टू ए, और ओमेगा इक्वल टू माइनस ए यहां पे होगा। इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 1/a। इन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 1/a, यू कैन सी। प्लस ए पे भी सेम वैल्यू है, माइनस ए पे भी सेम वैल्यू है, बस ग्राफ तो सिमेट्रिक है, ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो प्लस ए पे जो वैल्यू होगा माइनस ए पे भी सेम वैल्यू है। तो हाफ मैक्सिमा कहां कहां पे आता है, ए और माइनस ए। फुल विड्थ का मतलब कौन सा पार्ट है, फुल विड्थ का मतलब दिस वन, हाफ मैक्सिमा पे कर्व का फुल विड्थ, तो इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज नोन एज FWHM, मतलब हाफ मैक्सिमा पे कर्व का विड्थ क्या है, फुल विड्थ, इसी को हम बोलते हैं FWHM। और ये हम कहां पे कैलकुलेट करते हैं, हाफ मैक्सिमा पे। तो मैक्सिमा 2/a था, उसके हाफ वैल्यू पे 1/a। क्लियर। तो इस केस में FWHM कितना आएगा, तो ग्राफ से क्लियर है ना विड्थ कितना है, FWHM इज 2a यूनिट्स। तो लोरेंजियन फंक्शन के लिए जो FWHM है वो 2a यूनिट्स है। और जैसे मैंने बताया गाउशियन फंक्शन और लोरेंजियन फंक्शन का जो FWHM वो डिफरेंट होता है। गाउशियन फंक्शन का FWHM 2a से कम होगा, मतलब लोरेंजियन फंक्शन के विड्थ से कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। लोरेंजियन में FWHM कम होता है, लोरेंजियन में जो FWHM है वो कम होता है कंपेयर टू गाउशियन। ठीक है, मतलब बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में ये सोच सकते हैं, जो लोरेंजियन फंक्शन है, लोरेंजियन फंक्शन का जो विड्थ होता है ना वो गाउशियन से कम होता है। लोरेंजियन फंक्शन का जो विड्थ है वो गाउशियन फंक्शन से कम होता है, मतलब लोरेंजियन फंक्शन इज मोर शार्पली पिक्ड, आप ऐसे सोच सकते हैं। सो विड्थ ऑफ Lorenzian curve is less than width of Gaussian। तो दोनों अगर आप ऐसे देके हाथ से ड्रॉ करें तो आपको लगेगा दोनों एक ही टाइप का है, ऑब्वियसली नेचर एक ही टाइप का लगता है, लेकिन लोरेंजियन कर्व का जो विड्थ है वो कम है कंपेयर टू गाउशियन। दिस इज मोर शार्पली पिक्ड। जो लोरेंजियन कर्व होता है इट इज मोर शार्पली पिक्ड, इसको विड्थ कम है। compared to Gaussian function. Gaussian function has greater FWHM। Gaussian function के लिए FWHM जो है वो मतलब ज्यादा होता है FWHM, बिकॉज Gaussian function का विड्थ ज्यादा है तो उसका जो FWHM है वो भी ज्यादा होता है।
लोरेंजियन फंक्शन का विड्थ कम है, उसका FWHM भी कम होता है। ओके FWHM का यूज नॉर्मली हम करते हैं किसी कर्व का विड्थ कैलकुलेट करने के लिए। बिकॉज अगर आपको बोला जाए कि कर्व का विड्थ बताइए, कोई ये भी बोल सकता है कर्व का विड्थ, तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते। विड्थ मतलब कहां पे कैलकुलेट करेंगे? इस टाइप के जो कर्व्स हैं उनका विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज विड्थ यहाँ पे कम दिख रहा है, विड्थ यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे विड्थ और ज्यादा दिख रहा है। तो बेसिकली कर्व का विड्थ जब कंपेयर करना है, दो कर्व का विड्थ जब कंपेयर करना है, उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया FWHM। जब आपको दो कर्व का विड्थ कंपेयर करना है तो FWHM का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, तो विड्थ कंपेयर करने के लिए ये FWHM इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका एक यूज है, आप बोल सकते हैं FWHM इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? ये जो इस स्लाइड में बताया गया ये लोरेंजियन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बिकॉज ऐसा हो ही सकता है जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन हो और उसमें आपको कहीं पे लोरेंजियन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक यूज करना पड़े, बिकॉज ये फिजिक्स में भी यूज होता है इस टाइप के फंक्शंस। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये लोरेंजियन फंक्शन का। आप लोग ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट, ग्रेजुएशन में तो करते ही हैं, या किसी भी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में कहीं पे अगर आपने लेजर यूज किया होगा, लेजर का जो आउटपुट लाइट होता है, उस आउटपुट लाइट का जो इंटेंसिटी प्रोफाइल होता है वो लोरेंजियन होता है। लेजर सोर्स का जो आउटपुट लाइट है, आउटपुट लाइट का जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है, मतलब इंटेंसिटी का जो प्लॉट होगा वो लोरेंजियन फंक्शन होता है, इंटेंसिटी का जो प्रोफाइल है। ठीक है, ऐसे लोरेंजियन फंक्शन होता है। तो ये मोस्ट कॉमन है लेजर सोर्स के। लेजर सोर्स का जो आउटपुट है उसका इंटेंसिटी लोरेंजियन फंक्शन की तरह दिखता है। एनी अदर क्वेश्चन और डाउट इन दिस? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड वन मोर थिंग, सॉरी जस्ट बताना भूल गया। यहां पे बताइए जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, जो फंक्शन गिवन था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहां पे जो f ऑफ t है ये इवन फंक्शन है या नहीं है? जिसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे थे, ये इवन फंक्शन है या इवन फंक्शन नहीं है, ये पूछा गया। इट इज इवन फंक्शन, ग्राफ सिमेट्रिक है ना, ग्राफ x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इट इज इवन फंक्शन। ये हम ग्राफ से ही बता सकते हैं, बस ग्राफ x इक्वल t इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये इवन फंक्शन है। नाउ इसका जब आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया तो वो लोरेंजियन फंक्शन आया। देखिए ये जो लोरेंजियन फंक्शन है ये भी क्या ओमेगा इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है? इसमें वेरिएबल चेंज हो गया है, ओमेगा वेरिएबल है। तो ये जो लोरेंजियन कर्व है ये भी तो ओमेगा इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो एफ ऑफ टी भी इवन फंक्शन है और उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ने कैलकुलेट किया वो भी इवन फंक्शन है। मतलब इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इवन फंक्शन ही होता है। इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इवन फंक्शन ही होता है। सिमिलरली अभी कुछ देर बाद हम साइन का ग्राफ प्लॉट देखेंगे। साइन क्या होता है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का जब फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे जो फंक्शन आएगा वो भी ऑड नेचर का ही होगा। मतलब इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है, एफ ऑफ टी अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। तो इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन,
और फंक्शन अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन का जो पैरिटी है वो कंजर्व्ड रहता है। पैरिटी मतलब जो हम इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं, इवन फंक्शन का मतलब इवन पैरिटी, ऑड फंक्शन का मतलब ऑड पैरिटी। पैरिटी ऑपरेटर के बारे में आप क्वांटम में भी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में जो हम बोलते हैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, उसी को क्वांटम में बोला जाता है इवन पैरिटी ऑड पैरिटी। तो ध्यान रखिएगा, इवन पैरिटी का मतलब इवन फंक्शन, ऑड पैरिटी का मतलब ऑड फंक्शन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन का पैरिटी चेंज नहीं होता। फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन का पैरिटी चेंज नहीं होता। अगर फंक्शन का पैरिटी इवन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद भी इवन ही होगा, रहेगा। फंक्शन का पैरिटी अगर ऑड है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद भी ऑड ही रहेगा। तो फंक्शन का पैरिटी फूरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज नहीं होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉस और साइन का बोला गया है। एक बार तो ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन था, वो कॉस का ग्राफ था और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया था। ठीक है, जैसे यहां पे फंक्शन बोल दिया गया है, वहां पे कॉस का ग्राफ गिवन था। ठीक है, तो अब देखिए एक 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। एक अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा अपने आप ही पता चल जाएगा। सॉरी, टी और इधर है कॉस ओमेगा नॉट टी। तो कॉस ओमेगा नॉट टी का जो ग्राफ है, इट विल लुक लाइक दिस। स्टेप का दिखेगा। और आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है वो x t=0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये इवन फंक्शन है। नॉर्मली कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन। ये ग्राफ t=0 के अबाउट सिमेट्रिक है, सो इट इज इवन फंक्शन। ओके, ठीक है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी क्या नेचर आना चाहिए, इवन फंक्शन का नेचर ही आना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट इज ए कांस्टेंट, टी वेरिएबल है, ओमेगा नॉट जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी cos ओमेगा नॉट टी किसी ने भी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, डेफिनेशन 3 या 4 का भी यूज करेंगे। ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, ये कौन सा डेफिनेशन यूज करना है। यहाँ पे जस्ट हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से पता कर रहे हैं कैसा आएगा। जैसा मैंने बताया था, कोई भी डेफिनेशन यूज करो फंक्शन सेम ही आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट या प्लस माइनस साइन में चेंज आ सकता है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन यूज कीजिए, सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम आएगा। तो फंक्शन ये है और साथ में क्या होता है, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन होता तो प्लस आयोटा आता। नाउ इसको अगर हम कॉस फंक्शन जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमने बहुत बार यूज किया है। तो कॉस ओमेगा नॉट टी को अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो बेसिकली दो इंटीग्रेशंस आएंगे। पहला इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी dt, और दूसरा इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी dt। जस्ट आप
कोसाइन फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में लिखिए और ऐसे दो इंटीग्रेशंस आ जाएंगे। एक्सपोनेंशियल में लिख के प्रोडक्ट कीजिए, ये दो इंटीग्रेशंस आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर रहा हूं जो हम डिराक डेल्टा फंक्शन वाले पार्ट में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये फूरियर लैपलास ट्रांसफॉर्म टॉपिक खत्म करने के बाद नेक्स्ट हम डिराक डेल्टा फंक्शन डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिराक डेल्टा फंक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम डिराक डेल्टा फंक्शन का एक रिजल्ट यूज करेंगे। इट इज नोन एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है? बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू दी पावर प्लस और माइनस दोनों के लिए वैलिड है, प्लस माइनस आयोटा के माइनस के नॉट एक्स, यहां पे एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूं। ठीक है, dx इज इक्वल टू 2 पाई डिराक डेल्टा एक के माइनस के नॉट। दिस इज नोन एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनमें से एक रिप्रेजेंटेशन ये है, एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला गया है? यहां पे देखिए, ये एक डिराक डेल्टा फंक्शन है। राइट हैंड साइड में क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीग्रल का फॉर्म है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को बेसिकली एक इंटीग्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ये कैसे आया, ये हम डिराक डेल्टा फंक्शन वाले पार्ट में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहां पे जस्ट हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप यहां पे नोटिस करो, ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है, ये क्या इस फॉर्मेट का नहीं है? t के बदले x है और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बदले k माइनस के नॉट है। यहां पे जो t है, t के बदले क्या है? x है, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के बदले क्या है? k माइनस के नॉट। सिमिलर फॉर्मेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इट इज इक्वल टू 1/2, ये तो बाहर है। फर्स्ट इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस, इसको हम सेकेंड पार्ट को लिख सकते हैं 2 पाई डिराक डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें जो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है उसके बदले ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, तो सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है ना, तो ये 2 फैक्टर कैंसिल कर जाएगा, तो आंसर इज पाई डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डिराक डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। This is the Fourier transform of the cosine function. ठीक है, तो बेसिकली कोसाइन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो दो डिराक डेल्टा फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। जो कोसाइन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो दो डिराक डेल्टा फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ये जो पहला डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसमें जो पीक आएगा, ये कहां पे होगा? डिराक डेल्टा पीक एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। और जो दूसरा डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका पीक कहां पे आएगा? ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट।
तो कोसाइन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये बेसिकली दो डिराक डेल्टा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। पहला डिराक डेल्टा फंक्शन, इसका पीक आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, और दूसरे का पीक आएगा ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे। एंड साथ में जो ये कोइफिशिएंट आया है ना, ये कोइफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सिर्फ बताता है जो डिराक डेल्टा पीक है वो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। डिराक डेल्टा फंक्शन का कोइफिशिएंट, ठीक है, ये जो कोइफिशिएंट है इनको बेसिकली स्ट्रेंथ बोला जाता है। दीज आर नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। और स्ट्रेंथ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव है तो डिराक डेल्टा पीक ऊपर की तरफ होगा, स्ट्रेंथ अगर नेगेटिव है तो डिराक डेल्टा पीक नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर आप नोटिस करो दोनों कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव प्लस पाई, दोनों क्या है? प्लस पाई, पॉजिटिव कोएफिशिएंट, तो दोनों में स्ट्रेंथ क्या है? पॉजिटिव। और स्ट्रेंथ पॉजिटिव होने का मतलब है पीक ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव स्ट्रेंथ आता तो पीक नीचे की तरफ होगा। अभी हम देखेंगे साइन वाले के लिए ना, एक पीक ऊपर की तरफ आएगा, एक पीक नीचे की तरफ आएगा। पॉजिटिव स्ट्रेंथ का मतलब है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव स्ट्रेंथ का मतलब है डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ का मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक है वो ऊपर की तरफ आएगा। नेगेटिव कोएफिशिएंट का मतलब नेगेटिव स्ट्रेंथ, और नेगेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है डिराक डेल्टा का जो पीक है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नाउ अगर आपको ये पूछा जाए ये जो फंक्शन आया है ये रियल फंक्शन है या इमेजिनरी फंक्शन है? फर्स्ट थिंग इज रियल फंक्शन और इमेजिनरी फंक्शन? जी ऑफ ओमेगा आया है, इज इट रियल और इमेजिनरी? फंक्शन में कहीं पे आयोटा दिख रहा है? कहीं पे आयोटा प्रेजेंट नहीं है। इट इज ए रियल फंक्शन। जी ऑफ ओमेगा में कहीं पे भी आयोटा नहीं है, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जी ऑफ ओमेगा जो आया है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जी ऑफ ओमेगा किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है? कॉस ओमेगा नॉट टी का। जो नेट में क्वेश्चन पूछा गया था ना उसमें ग्राफ गिवन था ऑप्शन में, क्वेश्चन में भी ग्राफ था और ऑप्शन में भी ग्राफ था, ठीक है। तो यहां पे जी ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा, तो बताइए एक डिराक डेल्टा पीक कहां पे आएगा? ओमेगा नॉट पे, और दूसरा डिराक डेल्टा पीक आएगा माइनस ओमेगा नॉट पे, लाइक दिस। और दोनों का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो पीक जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ऐसा हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर नोन एज, इसको हम बोलते हैं डिराक डेल्टा पीक, ऐसे लिख ड्रॉ करते हैं। तो एक डिराक डेल्टा पीक आएगा ओमेगा नॉट पे और दूसरा डिराक डेल्टा पीक आएगा माइनस ओमेगा नॉट पे, ओके। तो कॉस ओमेगा नॉट टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है जिसमें दो डिराक डेल्टा फंक्शंस आए थे उसका ग्राफ इस तरीके का दिखेगा। और आप नोटिस करो द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ग्राफ, ये जो ग्राफ आया है ये ओमेगा इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। जो ग्राफ है वो ओमेगा इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक होने का मतलब क्या फंक्शन है? ये इवन फंक्शन। तो कॉस ओमेगा नॉट टी क्या था? कॉस ओमेगा नॉट टी भी इवन फंक्शन था, इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तब भी क्या है? ये इवन फंक्शन। जैसा बोला गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म में पैरिटी चेंज नहीं होता, तो जो कॉस ओमेगा नॉट टी है वो इवन फंक्शन है, जो कॉस ओमेगा नॉट टी है वो इवन फंक्शन है।
तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी इवन फंक्शन है, वो ग्राफ से ही पता चल रहा है। ऐसे ही अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें, जैसे हमने कॉस ओमेगा नॉट टी का कैलकुलेट किया, सिमिलरली अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी का कैलकुलेशन करते हैं इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का, प्लीज चेक, ये आएगा आयोटा पाई, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस आयोटा पाई डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस आयोटा पाई डिराक डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। जैसे कॉस का कैलकुलेट किया था वैसे ही साइन ओमेगा नॉट टी का कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा। इसमें भी 2 डिराक डेल्टा फंक्शंस आएंगे, लेकिन साइन के फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है ना। जैसे कॉस में क्या है, कॉस थीटा होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा, जैसे यहां पर कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, तो बीच में क्या है, प्लस है। लेकिन साइन थीटा में क्या होता है, e टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा, तो बीच में एक माइनस साइन है, तो एक टर्म प्लस के साथ आएगा, एक टर्म माइनस के साथ आएगा, और नीचे जो आयोटा है उसको ऊपर लेके आए हैं। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। चेक करके देखिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म यही आएगा। साइन के फॉर्मूले में जो 2 आयोटा आता है, तो 1 अपॉन आयोटा को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो आप यहां पे नोटिस कीजिए, ये जो फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्म आया है, ये एक इमेजिनरी फंक्शन है, दोनों में आयोटा प्रेजेंट है ना। ये क्या फंक्शन है, ये एक इमेजिनरी फंक्शन है ना। हमने कॉम्प्लेक्स में बताया था, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें रियल पार्ट तो 0 है, जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जी ऑफ ओमेगा के इमेजिनरी पार्ट का। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, रियल पार्ट का अलग और इमेजिनरी पार्ट का अलग। रियल पार्ट तो 0 है, जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस पाई डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डिराक डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, इमेजिनरी पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी क्या है, 2 डिराक डेल्टा फंक्शंस हैं। ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका पीक कहां पे आएगा, पीक एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और जो सेकेंड डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका पीक आएगा ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट। 2 ही पीक्स आएंगे, पोजीशन तो सेम ही है, एक ओमेगा नॉट पे आएगा, एक माइनस ओमेगा नॉट पे आएगा। डिफरेंस किस बात में है, एनीवन? कॉस में जहां पे पीक है साइन में भी वहीं पे पीक होगा, पीक का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट कॉस के साथ साइन में डिफरेंस कहां पे आएगा, राइट। इसमें स्ट्रेंथ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, आप नोटिस कीजिए। जो पहला पीक है उसमें नेगेटिव स्ट्रेंथ है, नेगेटिव स्ट्रेंथ होने का मतलब पीक नीचे की तरफ होगा, और दूसरे वाले में पीक स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो पीक ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पे किसी ने क्वेश्चन किया है ग्राफ विल बी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज करने का सिंपल, आप जी ऑफ इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट कर रहे हैं ना, इमेजिनरी पार्ट तो रियल फंक्शन ही है, ये जो इमेजिनरी पार्ट हम प्लॉट करेंगे वो तो रियल फंक्शन ही है ना, तो जस्ट ओमेगा के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे। तो नॉर्मल हम फंक्शंस के लिए करते हैं।
तो यहां पे हम किसका प्लॉट कर रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ऑफ ओमेगा। यहां पे हम एक्स वाई में चेंज नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, जो कॉम्प्लेक्स में हम कर रहे थे, जस्ट ओमेगा के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा। तो एक पीक आएगा माइनस ओमेगा नॉट पे और दूसरा पीक आएगा प्लस ओमेगा नॉट पे। प्लस ओमेगा नॉट पे जो पीक है वो नीचे की तरफ होगा, बिकॉज नेगेटिव स्ट्रेंथ है ना। तो प्लस ओमेगा नॉट पे जो पीक है उसका स्ट्रेंथ नेगेटिव है, तो पीक नीचे की तरफ। और माइनस ओमेगा नॉट पे जो पीक है उसका स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो पीक ऊपर की तरफ। तो ये ग्राफ होगा। अब ग्राफ बताइए सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? जीरो के अबाउट ग्राफ जो है वो ओमेगा इक्वल टू जीरो के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है, इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो एंटी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू जीरो। और एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। जिस फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे साइन ओमेगा नॉट टी, ये फंक्शन भी क्या होता है? ऑड फंक्शन। इसका जब आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, जो इसका इमेजिनरी रियल पार्ट तो जीरो है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आया? ऑड फंक्शन। सेम पैरिटी, जैसे बताया गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म में पैरिटी चेंज नहीं होता। ओरिजिनल फंक्शन ऑड है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी ऑड ही है। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम कोसाइन और साइन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। कोसाइन इवन फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इवन फंक्शन होगा। साइन ऑड फंक्शन है तो उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या आएगा? ऑड फंक्शन आएगा। कोई डाउट है इसमें? तो अभी तक हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। आई थिंक 4 एग्जांपल डिस्कस किए थे। साइन कॉस, उसके पहले टू साइडेड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग और पहले एक फंक्शन लिया था। तो इस तरीके से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट सेकंड कोई भी डेफिनेशन यूज करके। फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज द टेबल ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यहां पर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखे गए हैं। स्टैंडर्ड मतलब जिनका फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, उनके लिखे गए हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, तो फंक्शंस आर दिस। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें फंक्शंस हैं। 1, ये तो हमने अभी प्रूफ किया। ये क्या है? टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। साइन कोसाइन का अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग और साइन कोसाइन का तो हमने कैलकुलेट किया है। तो या फर्स्ट कॉलम में कुछ वेल नोन फंक्शंस हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम में क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आएगा। और थर्ड कॉलम में क्या है? सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ वेल नोन फंक्शंस हैं, सेकंड कॉलम में डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। जैसे हमने कुछ कैलकुलेशन किए ना, वैसे कैलकुलेशन करना है। और थर्ड कॉलम में डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। डेफिनेशन 3 और 4 मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया गया है बिकॉज डेफिनेशन 3 और डेफिनेशन 4
डेफिनेशन 1 और 2 जैसा ही है, जस्ट एक कोएफिशिएंट में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट ये फंक्शन ही पूछ ली, नेट में ये फंक्शन डायरेक्ट पूछा गया, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म बताइए। जस्ट आपको ए का वैल्यू पता करना है, ए एक कांस्टेंट है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हमने कैलकुलेट किया, ये। तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए ये क्या फंक्शन है, 1/t² प्लस a², 1/t² प्लस a², ये क्या फंक्शन है, इसका नाम क्या है, एनीवन? अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, ये थर्ड फंक्शन है, लोरेंजियन फंक्शन, राइट, ये लोरेंजियन फंक्शन है। ये तो बताया गया, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। नेक्स्ट, ये फोर्थ फंक्शन क्या है, एनीवन? e⁻−at², ये भी आप क्वांटम में पढ़ते हैं, e⁻−at², गाउशियन फंक्शन, राइट, सॉरी, ये गाउशियन फंक्शन है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखा गया है। फिफ्थ वन, ये तो डिराक डेल्टा फंक्शन है, जो डेफिनेशन बताया गया फर्स्ट और सेकंड वही यूज किया गया है, e⁻iota⍵t, प्लेन वेव नेचर, प्लेन वेव का वेव फंक्शन भी तो ऐसे ही होता है ना, प्लेन वेव नेचर, ये कोसाइन और साइन वेव है, तो अभी हमने भी डिस्कस किया कैसे आता है। और लास्ट वन क्या है, इट इज वन साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। ठीक है, ये कुछ वेल नोन फंक्शंस हैं जो फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं, इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है। जैसे मैंने बोला था, ये डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में बहुत जगह पे रिजल्ट सेम आ जाता है। डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 जो है उसमें बहुत जगह पे रिजल्ट सेम आता है, कुछ केसेस में प्लस माइनस में डिफरेंस होता है। जैसे आप नोटिस करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ, ये जो फंक्शन मैंने टिक किए हैं, इनके लिए आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो सेम रिजल्ट है। सेकंड फंक्शन के लिए फर्स्ट डेफिनेशन में जो रिजल्ट है, सेकंड डेफिनेशन में भी सेम रिजल्ट है। थर्ड फंक्शन की बात कीजिए, फर्स्ट डेफिनेशन में जो रिजल्ट है, सेकंड डेफिनेशन में भी सेम रिजल्ट है। ये चार फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन यूज करो या सेकंड डेफिनेशन यूज करो, सेम आंसर है। बाकियों में क्या है, या सॉरी इसमें भी सेम है, फर्स्ट वन इसमें भी सेम है, और बाकियों में क्या है, एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप नोटिस करें, एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। देखिए, मैं एक के लिए बता देता हूं, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, प्लेन वेव e⁻−iota⍵t, इस फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या आ रहा है, डिराक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। लेकिन दोनों का नेचर तो सेम है ना, ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन है। मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन 1 यूज करेंगे तब भी डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेफिनेशन 2 यूज करेंगे तब भी डिराक डेल्टा फंक्शन है, सिर्फ यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस साइन है। ठीक है, लास्ट वन देखिए, ये फंक्शन है वन साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे तो a प्लस आयोटा ओमेगा, सेकेंड डेफिनेशन यूज करेंगे तो a माइनस आयोटा। किसमें डिफरेंस है, साइन में तो डिफरेंस है,
यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है, प्लस, और सेकंड डेफिनेशन में माइनस। ठीक है, तो ऑलरेडी किसी एक दो लोगों ने ये स्टेटमेंट कमेंट किया है, आप ये चीज नोटिस कीजिए, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में रिजल्ट कब सेम आ रहा है, किस टाइप के फंक्शंस के लिए? डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में सेम रिजल्ट कब आएगा? फॉर रियल इवन फंक्शंस। ये जितने भी फंक्शंस हैं वो रियल इवन फंक्शंस हैं। अब चेक करके देखिए, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन एंड सेवेंथ फंक्शन। फॉर रियल इवन फंक्शन आप फर्स्ट डेफिनेशन यूज करो या सेकंड डेफिनेशन यूज करो, सेम रिजल्ट आएगा। किसके लिए? रियल इवन फंक्शन के लिए। जस्ट 1 सेकेंड, ये जो फंक्शंस हैं, दिस एंड दिस ऑल्सो, ये रियल इवन फंक्शंस हैं। तो रियल इवन फंक्शन के लिए आप डेफिनेशन 1 यूज करो या डेफिनेशन 2 यूज करो, सेम रिजल्ट आएगा। बाकियों के लिए प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ सकता है, बट रियल इवन फंक्शन के लिए सेम आएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक ए ब्रेक, सेकेंड क्लास में इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। So, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर बताइए। सर हमने ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, एक बार दिखाना सर, वो जिसमें हमने डिराक डेल्टा फंक्शन लिया है, तो उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म है एक और, हाँ ये सर, हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? करके देखिए, इन्फिनिटी लिमिट क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने के बाद इन्फिनिटी लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू कैसे बताएंगे? इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू कैसे बताएंगे? e टू द पावर माइनस आयोटा इन्फिनिटी, वैल्यू बताना पॉसिबल है? इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं बट लिमिट पुट करके वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए टेक्निक यूज किया गया है। Any other question? सर जैसे इसमें फंक्शन के अलावा जो e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी होता है उसको कर्नेल बोलते हैं। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब क्या है, मतलब कर्नेल का? ये बेसिकली एक यू कैन से, मतलब ये फूरियर ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको बोला था इन जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग कर्नल यूज किया जाता है। कर्नल, अब देखिए, जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसने अपने हिसाब से नाम रखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं, उनके लिए कर्नल भी अलग अलग होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में कर्नल अलग होता है, e टू द पावर माइनस sx। तो जैसा हमें जरूरत पड़ता है वैसा हम वो कर्नल यूज करते हैं। मतलब सर इसको इंटीग्रेशन का फंडामेंटल पार्ट है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। ये जो भी हम ये ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो किसी भी इंटीग्रल हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो कर्नल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स।
क्या सर? एक्टिंग लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सर फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर इवन फंक्शन रहेगा तो उसका लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो है उसको 2 into 0 to इंफिनिटी नहीं कर सकते। फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिमिट आपका माइनस, अगर इवन फंक्शन है तो 0 to इंफिनिटी करके हाँ इंटीग्रेंड इवन होना चाहिए। कॉस आपका इवन है बट ये इवन थोड़ी ना है, सिर्फ कॉस का इंटीग्रेशन थोड़ी ना हम कर रहे हैं। कॉस के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इवन है बट ये इवन थोड़ी ना है। इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड दिस पार्ट। तो कैसे आप 2 टाइम 0 to इंफिनिटी कर सकते हैं? सर वो लोरेंजियन फंक्शन का FWHM निकाला था ना, वो स्लाइड पे मूव करना है। इसलिए हम यहाँ पर 2 टाइम 0 to इंफिनिटी नहीं कर सकते। क्या बताया सर? लोरेंजियन फंक्शन का FWHM निकाला था ना आपने? हाँ सर, वो ग्राफ बनाया था, वो वाले ग्राफ। सर इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि ग्राफ की विड्थ FWHM से दी जाती है, तो सर ये पता कैसे चला कि ग्राफ की विड्थ हमेशा FWHM से ही करेक्ट विड्थ आएगी? विड्थ तो कुछ भी हो सकती है सर, मतलब कैसे? ना तो ये मैक्सिमम विड्थ है ना ये मिनिमम विड्थ है। रिसर्च में तो यही किया जाता है ना, जो हमें विड्थ का कर्व कंपेयर करना है तो लोगों ने ये एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया और देखा इस टर्म से जितने भी कर्व्स हैं उनका मतलब कंपैरिजन करना पॉसिबल हो रहा है, तो वही रिसर्च करके देखा जैसे पॉसिबल हो रहा है। ओके, मतलब करेक्ट विड्थ फिर रिसर्च के बाद मतलब किसी भी तो ग्राफ के लिए इसको इसके इम्प्लीमेंट कर दिया। जो विड्थ है कर्व का ऊपर नीचे तो हम कहीं भी ले सकते हैं ना, ये मिड पॉइंट पे लिया जा रहा है। जैसे जो विड्थ है ऊपर लेंगे तो विड्थ कम आएगा, नीचे लेंगे तो विड्थ ज्यादा आएगा, तो यू कैन से इनके मिड में लिया गया। मिड में लेने पे क्या होगा, ये जो पूरा कर्व है इसका एक यू कैन से एवरेज बिहेवियर दिखेगा। यहाँ पे विड्थ आपका क्या कम, यहाँ पे आपका विड्थ ज्यादा है, तो अगर आप वैल्यू पे लेंगे तो ये पूरा जो विड्थ का चेंज है उसका एक एवरेज बिहेवियर दिखेगा, इसलिए लिया जा रहा है। यहाँ मतलब सिग्निफिकेंट बिहेवियर या एवरेज बिहेवियर ऐसे बोल सकते हैं। हाँ एवरेज बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग। सर ये x बराबर 0 पे पीक नहीं है ना, ये जस्ट मतलब कंटिन्यूअस है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मोड फंक्शन में तो पीक आती है। हाँ तो पीक पे भी कॉन्टिन्यूअस होता है, डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस। डेरिवेटिव जैसे इस ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा, ये शार्प पीक है, इसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे है ये स्मूथ पीक है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये एक चीज और थी, जैसे आप जो ये ग्राफ बनाते हैं तो सर ये ग्राफ के लिए कोई मतलब बुक वगैरह या कुछ मतलब जिससे हम पढ़ सकें ग्राफ के लिए? प्लेइंग ग्राफ्स। क्या सर? अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है प्लेइंग विथ ग्राफ्स। PDF मिल जाएगा सर इसका नेट पे, मतलब गूगल करेंगे तो? पीडीएफ पता नहीं, सर्च कर सकते हैं, मैंने सर्च तो नहीं किया। ठीक है, ओके, प्ले विद ग्राफ। जस्ट मैं भेज देता हूँ इसमें मैसेज में। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जो आपने लास्ट टेबल बताया है फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, सर उसमें जो हमारा डेल्टा फंक्शन होता है वो हमारा इवन फंक्शन होता है, तो रियल इवन फंक्शन के लिए ही सिर्फ डेफिनेशन 1 और 2 सेम आएंगे ना? ये कहाँ पे पढ़ा आपने, डिराक डेल्टा फंक्शन इवन फंक्शन है? सर डिराक डेल्टा अगर उसमें जैसे डिराक डेल्टा ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स होता है। इवन फंक्शन का मतलब होता है x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो। ये फंक्शन इवन यस सर, एक तो सिमेट्रिक हो x इक्वल टू 0 के अबाउट। ये सिमेट्रिक है लेकिन किसके अबाउट, टी नॉट के अबाउट। अगर टी नॉट की जगह यहाँ पे 0 होता तो अब ये सेम आता दोनों में रिजल्ट। टी नॉट अगर 0 होता तो ये भी 1 बन जाता, ये भी 1 बन जाता। ओके तो सेम ही आ रहा है ना। टी नॉट अगर 0 है तब आप इसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं, यस सेम रिजल्ट आएगा। ओके सर। ठीक है।
हेलो हाँ बताइए। सर, जो डीपीपी 9 में 14 क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग पूछना था, तो एक सेकंड वो वाइट पेज पे नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन याद है मुझे। क्या क्वेश्चन है बताइए। सर, उसके अंदर हमें साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन दिया हुआ है और उसका हमें a2 कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 1/2 माइनस 1/2 cos 2x लिख रहे हैं। क्या लिया है? हाँ जी, लिमिट 0 to पाई होगी ना। साइन स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है वो हमारा पाई के इंटरवल में रिपीट कर रहा है। आंसर में जो गिवन है, जो नोटेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो -π to π या 0 to 2π लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर है। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा था, क्योंकि अगर जो हम 0 to पाई ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट माने तो वो जो कॉफिशिएंट है वो तो a1 होना चाहिए, यही पूछना था मुझे बात। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसमें तो -π to π लेना पड़ेगा तभी आएगा आंसर। तो लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग यानी मतलब -π to π थोड़ा ना कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट लिमिट को ही तो हम लोग है ना, मतलब उसका इंटरवल कह सकते हैं ना। जो शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब 0 to पाई में ही वो फंक्शन रिपीट कर रहा है, तो हम उसी को तो कह सकते हैं। क्योंकि जब हम इंटीग्रल वाली डेफिनेशन से निकाल रहे हैं ना साइन स्क्वायर एक्स के लिए कोफिशिएंट्स, तो केवल a1 डिफाइन हो रहा है और उसके अलावा बाकी सारे कोफिशिएंट्स 0 आ रहे हैं। में अगर ऐसा गिवन होता जिसमें a1 को नॉन जीरो और a2 को जीरो बताया होता, तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो बिल्कुल सही है। हम जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जस्ट बता रहे हैं। यानी अगर जो हम बेसिकली हमारी बेसिक मैथमेटिक्स और हम जो मतलब डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग माने तो इसके लिए जो सीरीज आएगी उसमें हमें a1 मिलेगा और बाकी सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। a0 और a1 मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। सर जो आपने जैसे पहले वाला तरीका बताया था कि जो भी साइन फंक्शन मतलब साइनसोइडल फंक्शन होते हैं उनको तो जस्ट अपन फंक्शनल फॉर्म से ब्रेक कर सकते हैं, तो वैसे इसको ब्रेक करें तो डायरेक्ट कंपेयर करके a0 और a2 की वैल्यू निकल रही है तो वो प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो साइनसोइडल फंक्शन के लिए करेक्ट है ना। साइनसोइडल के लिए डायरेक्ट आप ट्रिगोनोमेट्री चेंज कर सकते हैं, करके आंसर बता। मतलब फूरियर सीरीज तो नॉन साइनसोइडल के लिए ये अप्लाई करें, वो हम्म बेस्ट रहेगा। हम्म Any other question? सर एक जैसे आपने बताया था कि इवन फंक्शन के लिए a0 और an नॉन जीरो होते हैं और bn जीरो होता है, हम्म और ओड फंक्शन के लिए a0 और an जीरो होते हैं और bn नॉन जीरो होता है। तो जैसे ओड फंक्शन के लिए तो फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए bn ऑलवेज नॉन जीरो ही होना चाहिए, बट इवन फंक्शन के लिए कैलकुलेशन करने के बाद a0 जीरो आ सकता है ना। इवन फंक्शन के लिए a0। हाँ, क्योंकि अगर a0 जीरो हो भी जाता है तो भी an की वजह से cos टर्म आ जाएगी, तो वो फूरियर सीरीज साइन या कोसाइन में एक्सपेंड हो गया। इवन फंक्शन के लिए a0 कभी भी जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज a0 रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व बेसिकली। ओके। इवन फंक्शन के लिए इवन मतलब दोनों तरफ सेम दिखेगा ना, हम्म। मतलब अगर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा। एरिया अंडर द कर्व जब कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो कैसे बन सकता है? ओके, यस सर। ओड फंक्शन के लिए तो वो जस्ट जितना एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एक्सिस के नीचे होगा, तो उस सेंस में जीरो हो जाता है। इवन के लिए तो ऐसा नहीं होगा ना, जितना सारा ऊपर ही होगा या सारा नीचे ही होगा, यस सर। तो जीरो तो नहीं बन सकता है नोट। तो मतलब ऑलवेज कैसे भी चाहे इंटीग्रेशन कर ले कैसे भी ए नोट और ए एन ऑलवेज नॉन जीरो ही आएंगे। बिल्कुल। ओके सर। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।